बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। क्लास पीछे हमने डिस्कस की थी लाइफ की डेफिनेशन, तो आज हम उसको रिव्यू करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स शो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। क्लास अगर तो कोई चीज़ जो आगे हम डिस्कस करेंगे 7 प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही है, उसके सेल्स इन प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये चीज़ लिविंग है। अगर उस चीज़ के पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं तो हम कहेंगे ये वाली चीज़ डेड है या नॉन लिविंग है। किसी भी चीज़ के जानदार होने के लिए इन खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ को जानदार नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि इसके पास लाइफ है, बल्कि हम देखेंगे कि क्या इसके पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर तो उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम कहेंगे ये लिविंग है, अगर नहीं तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग है। एक आम सी क्लास ये आपके समझाने के लिए मैंने उर्दू में लिखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि किसी चीज़ के पास लाइफ है और एक चीज़ डेड है तो हम कैसे कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमन है, जानदार वक़्त के साथ साथ बढ़ता है। ह्यूमन को अगर देखें तो सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, वक़्त के साथ साथ उसके सेल्स, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, उसका कद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर तो कोई चीज़ वक़्त के साथ साथ बढ़ रही है तो हम कहेंगे लिविंग है। अगर कोई ऑर्गेनिज़म खाना खा रहा है तो इसका मतलब वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसके पास पूरे का पूरा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए खाना खा रहा है, उसके ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं आगे। जानदार सांस लेता है, अगर तो वो जानदार है वो सांस लेगा, उसके पास रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म होगा। जानदार देखता है, सुनता है, बोलता है, उसके पास तमाम की तमाम सेंसेस होती हैं। जानदार के पास होम्योस्टेसिस है। ये होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे। तो अगर तो जानदार के पास इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम कहेंगे इस जानदार के पास लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेयर है, वो सदियों से पड़ी है, बेजान चीज़, सारी की सारी ज़िंदगी एक जितनी रहती है, ना बढ़ती हैं ना कम होती हैं, बल्कि ख़त्म हो जाती हैं वक़्त के साथ साथ। बेजान चीज़ ज़िंदगी भर कुछ नहीं खाती, बेजान चीज़, उसके लिए कोई फूड नहीं है, उसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, सांस नहीं लेती, उसके पास सेंसेस नहीं है, बोलती नहीं है। बेजान चीज़ एक जैसी रहती है। कोई उसको गर्मी में रख दो, उसको सर्दी में रख दो, उसको पानी में फेंक दो, जहाँ पे मर्ज़ी फेंक दो, उसके पास कोई लाइफ नहीं है। असल में लाइफ है क्या? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का मजमूआ, दैट डिस्टिंग्विश, जो फ़र्क कर देती हैं लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से। अब आगे क्लास हम डिस्कस करेंगे कि असल में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स सेल की कौन सी हैं जिसकी वजह से हम सेल को लिविंग कहते हैं, या सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो लाइफ बना सकता है। असल में सेल के पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं जिसकी वजह से हम उनको नॉन लिविंग कहते हैं। क्लास सबसे पहली जो करैक्टर है सेल के पास वो है मूवमेंट का। क्लास एक हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल स्पर्म सेल है ना, तो स्पर्म सेल मूव करता है फ्लैजेला की मदद से। क्लास फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला मसल सेल मूव करता है फ्लैजेला के ज़रिए। क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मसल सेल है, तो इस मसल सेल के पास क्लास एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो इसको मूवमेंट करवाता है और इसको आगे लेके जाता है। क्लास हमारे पास हमें पता है कि एग सेल है ना, जो मदर के पास होता है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, वो रेस्ट के फेज़ में रहता है। लेकिन मसल जो है वो आगे मूवमेंट करके जाता है, वहाँ पे जाके आगे उसके साथ मिलता है और फ्यूजन के बाद जो है हमारे पास डिप्लॉयड ज़ाइगोट सेल बनता है। जिस भी ऑर्गेनिज़म के पास फ्लैजेला होगा वो मूव करेगा। तो मसल स्पर्म के पास फ्लैजेला है, फ्लैजेला इसको मूव करवाता है। ये मसल एक सेल है, इसकी मूवमेंट होती है। आगे वाइट ब्लड सेल्स, WBCs को हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, RBCs को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो WBCs असल में हमारे पास क्लास ये मूव करते हैं, मूव विद ब्लड। क्लास ब्लड के अंदर ये पाए जाते हैं और ब्लड के ज़रिए ये मूव करके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जानदार है, एक जानदार है, उसके यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गई, यहाँ पे बैक्टीरिया आए, वायरस आए, उन्होंने अटैक कर दिया, तो उसके ब्रेन के पास ये मैसेज आता है कि आपको यहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है। तो ब्लड के ज़रिए मूव करते हुए वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे जाएंगे और उसको ख़त्म करेंगे। ये भी सेल हैं और इनके पास भी मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे फ्लैजेला के ज़रिए, यहाँ पे ब्लड के ज़रिए। आगे सेल के अंदर भी मूवमेंट होती हैं। सेल के अंदर की मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। क्लास एक मैकेनिज़्म होता है जिसमें एक सेल का जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है। इनसाइड ऑफ मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस। क्लास साइक्लोसिस मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल के पास क्लोरोप्लास्ट। क्लास अगर
इस क्लोरोप्लास्ट के काम करने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर सूरज इस तरफ है तो यहाँ पे साइक्लोसिस के ज़रिए मूवमेंट होगी और ये मूव करता 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 इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको रोशनी मिलेगी और ये अपना काम करेगा। तो ये मूवमेंट सेल के अंदर हुई और ये किस वजह से हुई? साइक्लोसिस की वजह से, साइटोप्लाज्म के मूव करने की वजह से। आगे दूसरी करैक्टरिस्टिक्स सेल्स के पास कौन सी है जिसकी वजह से हम उनको लिविंग कहते हैं? दूसरी करैक्टरिस्टिक्स है न्यूट्रिशन की। सेल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होती क्लास? कोई भी चीज़ जो इंसान को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देती है उसको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट। सेल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल्स माहौल से, माहौल कौन सा है? माहौल बाहर वाला इन्वायरमेंट, माहौल से न्यूट्रिएंट लेते हैं एनर्जी को पैदा करने के लिए। ये देखें फॉर एग्जांपल क्लास, ये एक हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ से जो है ना, इस ऑर्गेनिज्म ने, इस इंसान ने खाना खाया, सबसे पहले इसके दांतों के अंदर डाइजेशन हुई, यहाँ से मूव करता 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 जो है खाना आहिस्ता आहिस्ता आ गया इसके स्टमक के अंदर। सारा खाना स्टमक के अंदर अगर यहाँ पे डाइजेशन होती, यहाँ पे डाइजेशन के बाद इस तरह मूव करता 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 ये जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्लास क्या होता है यहाँ पे समझे। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब वो खाना आता है तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। ब्लड के अंदर शामिल हो गए। अब कहता कि सेल जो है, इंसान जो है, इसने खाना असल में खाया क्यों? वाई सेल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। सेल को एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, ये सेल्स ही है ना रेड ब्लड के सेल्स, तो इन्होंने न्यूट्रिएंट्स क्यों लिए? एक तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिएंट्स से, दूसरा ये बिल्ड सेलुलर मटेरियल, सेल के अंदर वाले मटेरियल को मैच्योर करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स से मिलकर ही तो बनी होती है। अब न्यूट्रिएंट्स में हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। और ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इनसे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास विटामिन ए, बी, सी और इस तरह के विटामिन होते हैं, तो ये वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बिल्ड सेलुलर मटेरियल, ड्राइव बायोकेमिकल रिएक्शन। क्लास सेल्स के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसको हम जो है वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके अगर दो टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म छोटे मालिक्यूल का मिलके बड़े मालिक्यूल बनाना, और कैटाबॉलिज्म जो है बड़े मालिक्यूल का मिलके छोटे मालिक्यूल में। अब यह है बायोकेमिकल रिएक्शन। क्लास असल में रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन होता है केमिकल्स का मिलना। केमिकल प्लस केमिकल, दो केमिकल मिले और इन्होंने आगे मिलके बना दिया एक न्यू प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट बना। अच्छा, एक तो है रिएक्शन, दूसरा बायोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल्स का मिलना, और बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है इंसान के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इंसान या जानदार के जिस्म के अंदर केमिकल्स का मिलना। जानदार के जिस्म में केमिकल्स का मिलना या मिलना। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? 6CO2 + 6H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिली और आगे C6H12O6 ग्लूकोज बन गई। तो ये हमारे पास केमिकल्स मिले और एक न्यू केमिकल बन गया, इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। प्लस आगे हमारे पास जो है वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। क्लास रेस्पिरेशन की जो प्रॉपर्टी है, सेल जो है वो ग्लूकोज, खुराक आई, फूड जो है वो सेल ने ली, सेल के पास आई। अब सेल ने उस फूड को तोड़ा, ब्रेक किया और ग्लूकोज बना ली। ग्लूकोज के बाद क्लास सेल ने बनाई ATP। ATP को क्लास जो है हमारे पास सेल ने उसको एनर्जी के तौर पर स्टोर, कहते हैं कि ATP सेल की एनर्जी करेंसी है। ATP क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट सेल की एनर्जी करेंसी है। इस बात का मतलब क्या है, इसको समझें। क्लास जिस तरह हमारे पास एनर्जी करेंसी जो है, हमारी जो करेंसी है वो पैसा है, हमें हर चीज़ पैसे से मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो खाना, हमारा जिस्म, हमारे सेल्स उसको ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करते, बल्कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं। उस एनर्जी को एक मालिक्यूल जिसको हम ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं उसकी शक्ल में स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब एनर्जी हमारे पास स्टोर है ATP की फॉर्म में। अब कोई शख्स जो है इस ATP को अपने बॉडी के अंदर लिए जाता है जिम,
जब वो जिम जाके जिम करेगा उसकी एनर्जी ज़ाया होगी तो एटीपी टूटेगी और इसके सेल्स को एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो एटीपी क्या है? सेल की एनर्जी करेंसी। सेल के पास एनर्जी पड़ी है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अगला करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्लास है एक्सक्रीशन। कहते हैं केमिकल रिएक्शन इन सेल प्रोड्यूस बेनिफिशियल प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट। क्लास सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उन तमाम के तमाम रिएक्शंस के दौरान हमें अच्छी चीज़ ही मिलनी है, बल्कि कोई अच्छी चीज़ भी मिल सकती है जिसका हमें फ़ायदा, और हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी एज अ साइड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को सेल से रिमूव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, तो इस सेल के अंदर ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स बढ़ना शुरू हो गए, तो सेल क्या करेगा? इनको बाहर निकालेगा। क्लास इनको बाहर निकालने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन, कहता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास सेल था, सेल के अंदर जब आप लोगों को पता है कि ये वाला हार्मफुल वेस्ट बढ़ता जा रहा है, बाहर ये वेस्ट कम है सेल के बाहर, तो यहाँ से ये खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देगा हायर से लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, एक बॉल है, आप लोगों ने उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, तो आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद भागती हुई नीचे आएगी। ये है डिफ्यूजन। और दूसरा क्लास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लास एक ऐसा मैकेनिज्म है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का मूव करना फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ, बाय यूज़ ऑफ एनर्जी। क्लास इस काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी, इस बात को समझें। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल के पास केमिकल्स बढ़ गए थे, सेल ने निकाल के बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा कर दिया और अंदर बहुत कम रह गए। बाहर की तरफ अब बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, सेल के अंदर कम केमिकल रह गए हैं। अब कम है तो कम से ज़्यादा की तरफ अगर हमने इसको निकालना है तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे ऊपर आपने समझा कि रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी स्टोर हुई। अब एक्सक्रीशन के दौरान, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान वही एनर्जी एटीपी की फॉर्म में उसको हम तोड़ते हैं, एनर्जी लेते हैं और इनको बाय। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि एक बॉल है, उसको आपने ऊपर से नीचे की तरफ फेंकना, तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब जिस काम के लिए हमें एक्टिव होना पड़े, हमें एनर्जी चाहिए। क्लास आज के लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो है होम्योस्टेसिस। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप लोगों को आगे सेकंड ईयर में बहुत काम आएगी, आप लोगों को आगे ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। क्लास इसका मतलब क्या है? बस आपने मतलब को समझना और अपने जहन के अंदर रखना है कि सेल मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। क्लास अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया ना, तो इसके जिस्म में हर चीज़ की एक लिमिट सेट होगी। जिस तरह टेम्परेचर है तो वो 37 रहेगा, पानी है एक ख़ास मिकदार के अंदर सेल के अंदर रहेगा, पानी की लिमिट सेट है, टेम्परेचर की लिमिट सेट है। इस तरह हमारे पास वेस्ट की लिमिट सेट है कि वेस्ट इतनी मिकदार तक रहे तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, इससे बढ़ेगा तो उसको निकालना पड़ेगा। अब जब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल क्लास इस बात को आप इस तरह समझें कि आप लोगों के जिस्म के अंदर ग्लूकोज का लेवल सेट है। कोई शख्स है, उसने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, अब क्या होगा? उसके जिस्म के अंदर ग्लूकोज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 120 पे उसका बेस्ट है, अगर उसने चीनी खाई वो या कोई मीठी चीज़ खाई तो वो 160 पे चली गई। अब ब्रेन क्या करेगा? फौरी की फौरी मैसेज देगा हमारे ऑर्गन को कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो, पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करने शुरू कर देंगे। इंसुलिन जब प्रोड्यूस होगी वो इस शुगर के लेवल को कम कर देगी। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक लिमिट सेट है कि ग्लूकोज इतनी रहेगी, लेकिन हमारे अपने लाइफस्टाइल ने, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ने उसको डिस्टर्ब किया, ब्रेन ने मैसेज भेजा और उसको नॉर्मल किया। इस तरह आप लोगों ने बहुत सारा पानी पी लिया, आपके ब्रेन के पास मैसेज आएगा कि आपके सेल्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस तरह हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा वाटर का लेवल कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह गर्मियों के अंदर हमारा ब्रेन मैसेज देता है हाइपोथैलेमस को कि भाई आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपके सेल्स हीटअप हो रहे हैं। तो क्या मैसेज आता है कि जल्दी जल्दी स्वेटिंग प्रोड्यूस करें। जब स्वेटिंग प्रोड्यूस होगी तो जो है कूलिंग इफ़ेक्ट जनरेट होगा, जिस्म ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सर्दियों के अंदर हमारे ब्रेन मैसेज भेजता कि आप लोग गर्म कपड़े पहने। इस तरह हमारे पास जो है क्लास होम्योस्टेसिस का मतलब है कि जिस्म को अल्लाह ताला ने जिस लिमिट्स के अंदर जिस तरह सेट किया, आपने उसको उसी की तरह जिस्म खुद को रखता है। जिस्म को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस्म खुद ब खुद उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। क्लास अगर देखा जाए तो इंसान का जिस्म सारी की सारी ज़िंदगी अपने आप को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में लगा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, उसने रात को कोई ख्वाब देखा, कोई बुरा ख्वाब देख लिया, तो क्या होगा?
उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, उसको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, वो डर जाएगा, तो जिस्म खुद ब खुद दिमाग सिग्नल भेजना शुरू कर देगा, भाई इसका ग्लूकोज़ लेवल जो है उसको सेट करो, इसका हार्ट बीट कम होनी चाहिए, इसको स्वेटिंग हो ताकि ये कूल डाउन हो इसका जिस्म। इस तरह हमारा जिस्म खुद ब खुद होम्योस्टेसिस की तरफ लग जाता है। ये अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा करम नवाज़ी है कि इंसान का जिस्म सेट खुद ब खुद अपने आप को करने की कोशिश करता है। जिस तरह हम देखते हैं कि सांप वगैरह हैं, मेंढक वगैरह हैं, तो सर्दियों में इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाता है कि ये काम भी करने के काबिल नहीं रहते और गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंसान के पास ये एबिलिटी है होम्योस्टेसिस की कि इंसान जो है वो अपने आप को सेट कर सकता है। उसका जिस्म खुद ब खुद अपने आप को रेस्ट की हालत में कह लो, अपनी कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट की हालत में कह लो, खुद ब खुद रखता है। लास्ट पे हमारे पास क्लास 2 रह गई, ग्रोथ का मतलब है सेल्स ने न्यूट्रिएंट्स लिए। अब सेल उन न्यूट्रिएंट्स का क्या करेंगे, फूड को कन्वर्ट करेंगे सेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल क्लास आप लोगों ने देखा होगा कि वक्त के साथ साथ मसल उसका साइज़ बढ़ता रहता है। अब इस मसल के साइज़ के बढ़ने की वजह ये है कि फूड न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन्होंने इस मसल को बढ़ने की एबिलिटी दी। तो ये मसल है, ये मसल वक्त के साथ साथ इसका साइज़ बढ़ जाता है। जिस तरह कोई जिम ज्वाइन करता है या एज ज़्यादा होती जाती है बच्चे से अडल्ट तक, तो उसके मसल्स बढ़ते रहते हैं। उसके बाद क्लास है रिप्रोडक्शन। एक तो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं ये हम सेल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। क्लास माइटोसिस, एक सेल से दो सेल्स जो बनते हैं क्लास, उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेरेंट है उससे अडल्ट बने तो वो हूबहू बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। किसकी वजह से, सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की वजह से। लेकिन अगर हमारे पास मियोसिस हो रही है तो मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ़ रह जाते हैं। अगर 46 थे तो 23 रह जाते हैं। अगर 2n इसको कहेंगे तो इसमें n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। क्लास ये सिर्फ़ और सिर्फ गैमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए होती है। फ़ीमेल के अंदर एग की प्रोडक्शन मियोसिस के ज़रिए होती है और मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन मियोसिस के ज़रिए होती है। जब ये मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं तो इसका मतलब इनके पास हाफ़ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे। जब एक एग 23, स्पर्म 23 से मिलेगा तो आगे जो ज़ाइगोट बनेगा उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46। तो क्लास आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को हर पॉइंट की समझ आई होगी। तो ये अभी आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, बेसिक है। इंशाल्लाह जब आगे हम इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आप लोग इंजॉय भी करेंगे और इस बात को सीखेंगे। क्लास बैठे बैठे अपने जहन के अंदर ही सोचा करें छोटे छोटे क्वेश्चंस को, और उसको नेट पे सर्च किया करें, अपने दिमाग लड़ाया करें कि जो है इंसान ने खाना खाया वो किधर चला गया, फ़ोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। फ़ोटोसिंथेसिस को हम फ़ोटोसिंथेसिस ही क्यों कहते हैं? क्लास इस बात को कभी आपने सोचा है कि फ़ोटोसिंथेसिस को हम फ़ोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? फ़ोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है पैदा होना। तो सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड फ़ोटोसिंथेसिस। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने हर लेक्चर को सुनना है ध्यान के साथ, उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्लासेस का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप लोग बुक से 1-2 दफ़ा रीड किया करें, उसके बाद लेक्चर लिया करें। लेक्चर लेने के बाद नेक्स्ट डे स्कूल या कॉलेज में जाके अपने फ्रेंड के साथ सारे के सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लें। तो उम्मीद है वो इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। दूसरा तरीका क्लास ये होता है कि आप सबसे पहले इसको रीड करें, लेक्चर लें, उससे नेक्स्ट डे रीड करें, हफ्ते बाद रीड करें, 1 महीने बाद रीड करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाला टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।